नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में अपना जो टॉपिक था वो था राजस्थान का एकीकरण। एक क्लास हमने पढ़ ली है। प्रमुख बातें हमने इस एकीकरण के बारे में जो सामान्य जानकारियाँ थी वो सामान्य जानकारी का हमने क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। अब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लास्ट में हमने सामान्य जानकारी कहाँ से, एकीकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी और कैसे संघ बनाने के बाद में प्रयास किए गए थे, उन सभी के ऊपर हमने चर्चा की थी। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लास्ट में हमने पढ़ा था राजस्थान में जो संघ बनाने के राजपूतों ने प्रयास किए थे वो सारे के सारे जो संघ बनाने के प्रयास किए गए थे वो क्या हुए थे, असफल हुए थे। संघ बनाने के असफल प्रयास हमने लास्ट क्लास के अंदर इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जो संघ बनाने के जो प्रयास किए गए थे वो सारे के सारे क्या हुए थे, असफल। मैंने आपको बताया था कि इतिहास में अगर राजपूत कभी इकट्ठे हुए थे तो हुए थे, या तो एक बार कब हुए थे, पाती परवन प्रथा जब राणा सांगा ने पुनर्जीवित की थी तब हुए थे, या फिर उसके बाद में कौन सा सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन। ये क्या हुआ था, असफल हुआ था। कारण क्या था इसका असफल होने का, मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि राजपूत राजाओं की कभी आपस में बने नहीं थे। इसकी वजह से हुरडा सम्मेलन भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। अब उसी को हम आगे बढ़ते हुए कि भाई जब सफल कोई भी संघ था वो संघ सफल नहीं हुआ तब क्या किया जाए, अब कुछ नया किया जाए। तो उसके बाद में संघ बनाने के प्रयास सफल नहीं हुए तो अब होता है अपने राजस्थान की सामान्य बातें पढ़नी है। राजस्थान की रियासतों की सामान्य बातें, रियासतों की सामान्य बातें। अब राजस्थान की रियासतों की जो सामान्य बातें हैं वो सामान्य बातें कौन कौन सी हैं उनके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। सामान्य बातें देखो, रेड दिखाई नहीं दे रहा है शायद ना। सामान्य बातों के अंदर जैसे बड़ी रियासत कौन सी थी, बड़ी रियासत पूछा जा सकता है। छोटी रियासत कौन सी थी, उनके ऊपर अपने पढ़ने, बड़ी, छोटी, पुरानी, नई, ये सारी बातें हमें अब सामान्य बातें पढ़नी है। क्योंकि लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को बताया था ना, क्योंकि किसके तहत संघ बनाने के प्रयास किए जा रहे थे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में, क्योंकि इसमें अंग्रेज क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था कि वो रियासत अलग से रह सकती है। अब ऐसे थोड़ी था कि भाई हैदराबाद रियासत वो अलग से रह सकती है, अलग से अस्तित्व रख सकती है, पाकिस्तान में मिल सकती है। तो अब हैदराबाद रियासत वो पाकिस्तान में थोड़ी मिल सकती है। अब जो रेड क्लिफ रेखा थी उस रेखा के समीप जो रियासतें थी जो शर्तों को पूरा कर रही थी, कौन सी, जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ होनी चाहिए और जनसंख्या है वो 10 लाख से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। वो रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती है, चाहे तो अपने भारत में मिल सकती है, वो नियम था। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थी। वो लिख सकते हैं अपने कि उस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थी। राजस्थान की 4 रियासतें थी। उस शर्त को पूरा करने वाले, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की कितनी रियासतें थी, 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी, पहली की मैं बात करूं तो उदयपुर हो जाएगी, दूसरी की बात की जाए जोधपुर हो जाएगी, मारवाड़, तीसरी की बात की जाए बीकानेर हो जाएगी, बीकानेर, और चौथी की बात की जाए तो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ध्यान रखना, वो हो जाएगी अपनी जयपुर रियासत। अब ये 4 रियासतें थी वो शर्त को पूरा कर रही थी, बाकी कोई रियासतें शर्त को पूरा नहीं कर रही थी। भारत में बात करें, मैंने आपको शायद लिखवा भी दिया था शायद पीछे वाली क्लास में कि भारत में कुल रियासतें कितनी थी, भारत में कुल रियासतें। तो भारत में जब हमने पढ़ा था कि कुल रियासतें कितनी थी, तो भारत में कुल रियासतें थी 565। अब आपके सामने जो कन्फ्यूज रहता है कौन सा, 562 वाला, तो मैंने आपको शायद बता भी दिया होगा कि 562 और 565 वाला कन्फ्यूज रहने के पीछे कारण क्या था कि स्वतंत्रता से पहले भारत में विल्य पत्र पर हस्ताक्षर के लिए 562 रियासतों ने सिग्नेचर कर दिए थे। मैंने आपको बताया था कि उस वक्त 2 प्रकार के विल्य पत्र निकाले गए थे, एक तो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। दोनों में से 3 रियासतों ने सिग्नेचर नहीं किए थे, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद में किए थे। कौन कौन सी थी, कश्मीर थी, उसके अलावा जूनागढ़ गुजरात वाली थी और एक थी हैदराबाद वाली, ध्यान रखना। अब भारत में कुल रियासतें 565 थी, तो राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। अब शुरुआत करती है एकीकरण की। सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले जैसे आपको याद क्या क्या रखने पड़ेंगे, नाम है, यानी प्रत्येक 7 चरणों में हुआ था, नाम याद रखने पड़ेंगे। प्रत्येक चरण का आपको प्रधानमंत्री याद रखना पड़ेगा, प्रत्येक चरण में आपको उद्घाटनकर्ता याद रखना पड़ेगा,
उद्घाटनकर्ता, उसके अलावा आपको उद्घाटनकर्ता हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राज प्रमुख हो गए, इन सभी को याद रखना पड़ेगा। और उसके अलावा तारीख बन सकी। अब तारीखों की सीधी सी बात है, उन सभी को अपने ऐसे करें भाई 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 ऐसे याद रखेंगे तो याद नहीं रहती। उनको एकीकरण में साथ साथ में याद करेंगे। कैसे याद रखना है वो अपने आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने याद रखते जाएंगे। हालांकि कुछ इनकी ट्रिक के माध्यम से अपने याद रख सकते हैं। वैसे हर जगह एग्जाम में कभी भी ट्रिक काम में नहीं आती। याद रखना क्रमबद्ध रूप से अगर विवरण ढंग से लिखा हुआ होगा तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। बाकी पढ़ने पर अपने खुद पर निर्भर करता है कि अपने किस प्रकार पढ़ते हैं उस चीज को। देखो सबसे पहले जब बात करें एकीकरण की तो मान लो ये अपना राजस्थान है। जैसे ये हो गया अपना राजस्थान। अब जैसे ही ये राजस्थान हुआ तो इस राजस्थान से आपको जैसे अब मान लो कि यहां पर स्थान है, वो स्थान कौन सा है? दिल्ली है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, रियासती विभाग का जो गठन हुआ था वो रियासती विभाग का गठन कहां से हुआ था? रियासती विभाग का गठन होता है दिल्ली से। जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जिसका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और जो सचिव बनाया गया था वो बनाया जाता है वीपी मेनन को। जब मान लो कोई भी टीम यहां से चलेगी तो ऐसे तो है नहीं कि राजस्थान में इधर से घूम कर आएगी, पश्चिम साइड से थोड़ी आएंगी। भारतीय लोग शॉर्टकट के लिए जाने जाते हैं, ध्यान रखना। तो भारतीय लोग शॉर्टकट के लिए जाने जाते हैं तो इधर से प्रवेश करेगी, यहां से प्रवेश करेगी, इस प्रकार से आएगी ये टीम। फिर आएगी ये सीमावर्ती वाले जिले जो रियासतें थी, और उसके बाद सेंटर में आकर जाकर रुक जाएगी। और राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। यानी लास्ट में कहां पर आकर रुकेगी? अजमेर में आकर रुक जाएगी। यानी कि एकीकरण यहां से शुरुआत होगी, पहला चरण, फिर होगा यहां से दूसरा चरण, फिर यहां से एक रियासत तीसरा चरण, फिर ये रियासती हो जाएगी चौथे चरण की, फिर इनको मिलाया जाएगा आपस में पांचवां चरण, छठा और सातवें चरण की कुछ महत्वपूर्ण बातें उनको अपने अलग से लिखेंगे। पहले एक बार ध्यान रखना कि राजस्थान का एकीकरण कौन सी साइड से शुरुआत हो रही है? पूर्वी साइड से शुरुआत हो रही है। यहाँ से पूर्व हो गया, यहाँ पर पश्चिम हो गया, यहाँ पर उत्तर हो गया और यहाँ पर दक्षिण हो गया। अब इनके नाम याद रखने पहले, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में समाप्त हुआ था? तब अपने कहते हैं 7 चरणों में समाप्त हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में समाप्त होता है? 7 चरणों में समाप्त होता है। अब 7 चरणों में जब समाप्त हुआ तो अब एक ही बात याद रखनी है अपने को कि भाई इधर से चलेंगे तो तारीख कैसे याद रखेंगे, नाम कैसे याद रखेंगे, राज प्रमुख कैसे याद रखेंगे, उद्घाटनकर्ता कैसे याद रखेंगे, उनको अपने दिमाग में रखना है। क्योंकि विद्यार्थी कहां पर जाकर कंफ्यूजन होता है, वो सोचता है जब एग्जाम में पूछा जाता है कि 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन हुए उस चरण के अंदर राज प्रमुख किसे बनाया गया था। अब अपनी समस्या रह जाती है कि राज प्रमुख भोपाल सिंह थे या जवाहरलाल नेहरू थे या फिर माणिक्यलाल वर्मा थे। वो अपने दिमाग में रख लेंगे, एक ही बातों में याद हो जाएगी सारी की सारी। आगे बढ़ते हैं अपने। देखो सबसे पहले आपको नाम याद रखनी है। नाम कितने चरणों के याद रखोगे? 7 चरणों के, क्योंकि नाम तो 7 चरणों के याद रखने ही पड़ेंगे। और अभी जैसे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था उस वक्त इन नामों को कैसे पूछा? इंग्लिश के अंदर इनको पूछ लिया गया था। तो दोनों तीनों साथ में लिखेंगे, फैक्ट है वो लास्ट में लिखेंगे। जैसे इंग्लिश के नाम है वो अपने एकीकरण के लास्ट में लिखेंगे। ये एक महत्वपूर्ण क्या है? अपना फैक्ट है। अब देखो सबसे पहले पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब राजस्थान बनाना है अपने को। यहां पर बनाओ इस प्रकार से राजस्थान। ये हो गया राजस्थान। ऊपरी ऊपर दिशा कौन सी होगी? उत्तर, यहां पर हो गई दक्षिण, यहां पर हो गई पूर्व और यहां पर हो गई पश्चिम। मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर जो टीम बनी थी वो रियासती विभाग का गठन हुआ था, वो दिल्ली से चला था। दिल्ली से कोई टीम चलेगी तो इधर से प्रवेश किया सबसे पहले। इस क्षेत्र को प्राचीन समय में कहा जाता था मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। तो पहले चरण का जो नाम यहाँ पर, पहले चरण में कितनी रियासतें मिलेगी? 4 रियासतें मिलेगी। पहले चरण में कितनी रियासतें मिल रही है? 4 मिल रही है। ये वाली 4 रियासतें मिली। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को मत्स्य क्षेत्र कहा जाता था, इसलिए के.एम. मुंशी ने कहा कि पहले चरण का नाम है वो क्या रख दिया जाए? मत्स्य संघ रख दिया जाए। अब यहां से फैक्ट क्या आता है? फैक्ट ये आएगा, महत्वपूर्ण बात है कि मत्स्य संघ के नाम के ऊपर जो बैठक हुई थी, ये नाम कहां पर दिया गया था? तो ध्यान रखना, डिग के जो महल है भरतपुर के अंदर, वहां पर के.एम. मुंशी और उनके साथियों के द्वारा मीटिंग की गई थी। वहां पर डिग के महलों में इस चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ। हालांकि प्रमुख रूप से विशेष योगदान रहा था के.एम. मुंशी का। उन्होंने कहा था कि इस चरण का नाम है वो प्राचीन समय में मत्स्य क्षेत्र कहते थे, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया जाए? मत्स्य संघ ही रख दिया जाए। इसलिए के.एम. मुंशी के कहने पर यह नाम रखा गया था। ये फैक्ट आगे लिखेंगे। पहले एक बार नाम देख लेते हैं, याद कैसे रखनी है। आगे चलेंगे यहां से, फिर ये वाली रियासतें मिल गई।
अब ये वाली रियासतें लगभग कौन सी साइड में है? पूर्वी राजस्थान में है। कौन सी साइड में? पूर्वी साइड में है। तो दूसरे चरण का जो नाम हमें मिलता है वो हमें नाम मिलता है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। कई जगह नाम मिलता है इसका संयुक्त राजस्थान मिल जाता है। क्या नाम मिलेगा? संयुक्त राजस्थान। या फिर कई जगह नाम अभी जैसे एग्जाम में पूछा गया था राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, या फिर नाम मिलता है राजपूताना संघ, ये भी नाम मिल जाता है। लेकिन फिर भी अपने को तो याद यही रखना है कि दूसरे चरण का जैसे उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? 25 मार्च को हुआ था। राजस्थान नाम एकीकरण में सबसे पहले कब लिया गया था? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तब आप कह देना दूसरे चरण में लिया गया था। तो दूसरे चरण का नाम रखा जाएगा, पूर्वी साइड में है तो नाम क्या रखेंगे? पूर्वी राजस्थान। हालांकि दूसरे चरण के अंदर ही मिल जाती कौन सी रियासत? उदयपुर रियासत दूसरे चरण में मिल जाती। लेकिन उदयपुर के उस वक्त महाराणा थे भोपाल सिंह जी, और भोपाल सिंह जी ने कहा बोल देखो मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर उन शर्तों पर आप खरे उतरते हो तो मैं आपके साथ मिलने को तैयार हूँ, वरना मैं आपके साथ नहीं मिलूंगा। राजस्थान का एकीकरण 6 चरणों में पूरा हो जाता। लेकिन मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह की वजह से कौन से कितने चरणों में पूरा होता है? 7 चरणों में। क्योंकि इन्होंने साफ कहा था कि राजधानी मेरे पास होनी चाहिए, उद्घाटनकर्ता मेरे उद्घाटन है वो भी मेरे पास होना चाहिए। तो कुछ शर्तें थी, वो शर्तें मानी नहीं गई। तो इन्होंने कहा बोले अपने एकीकरण का जो विल्य है वो दूसरे चरण में नहीं करेंगे। इसलिए पहले चरण के 1 महीने बाद में तीसरे चरण का क्या होता है? उद्घाटन होता है। तो तीसरा चरण के अंदर जो रियासत मिली थी वो मिलती है उदयपुर। दूसरे में मिली थी 9 रियासतें, पहले में मिल जाती है 4। इनको अपने आगे आगे पढ़ते रहेंगे एक एक को, कितनी रियासतें पहले में मिली कितनी दूसरे में मिली, एक बार आपको नाम याद रखनी है। उदयपुर रियासत को फिर मिलाया किस में जाएगा? इसे इधर वाले क्षेत्र में मिलाया जाएगा, क्योंकि पहले किसके साथ होना था उदयपुर का विलय? इस क्षेत्र के साथ होना था। इसलिए उदयपुर को दूसरे चरण में मिलाया जाने था, तो इसलिए नाम क्या रखा? तीसरे चरण का नाम यानी कि संयुक्त रूप से उसके साथ मिला दिया तो नाम रख दिया संयुक्त। और आगे दूसरे चरण का नाम क्या है? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान, ये लो तीसरे चरण का नाम हो गया संयुक्त पूर्वी राजस्थान। क्योंकि कौन से चरण में मिलाया गया? पूर्वी राजस्थान में मिलाया गया, इसलिए नाम क्या हो जाता है इसका? संयुक्त पूर्वी राजस्थान कर दिया। ठीक है। चौथे चरण की बात आई तो मैंने क्या कहा? चौथे चरण के अंदर ये वाला क्षेत्र मिला था। ये वाला जब क्षेत्र मिलता है तो ये वाले जहाँ पर जैसे मारवाड़ है, जयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बड़े बड़े जिले हैं। और बड़ों को हमेशा क्या कहा जाता है? वृहत कहा जाता है। बड़ों को क्या कहा जाता है? वृहत। तो नाम क्या याद रखेंगे? वृहत राजस्थान। ये लो चौथे चरण का नाम। अब लगभग राजस्थान का एकीकरण है वो 4 चरणों में हो गया था। कितने चरणों में समाप्त हो जाता है? लगभग 90% है वो 4 चरणों में हो गया। इसलिए चौथे चरण का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 30 मार्च को, यानी उद्घाटन होता है। उद्घाटन कब हुआ? 30 मार्च को। इसलिए 30 मार्च को बनाया जाता है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाने के पीछे ये कारण था क्योंकि 30 मार्च 1949 को लगभग इस राजपूताना क्षेत्र का एकीकरण हो जाता है। अब जब 4 चरणों में हो गया, अब इनको मिलाना तो पड़ेगा ना, आपस में जोड़ना तो पड़ेगा। अब मान लो कि आप 2 भाई हो, लड़ाई होगी तो उनको आपस में जोड़ना तो वापिस पड़ेगा। हालांकि है तो राजपूताना पूरा एक ही, अब ये अलग अलग खंडों में विभाजित है, इनको जोड़ना तो पड़ेगा। अब इनको जोड़ा गया, इसको भी मिलाया गया और इसको भी मिलाया गया। अब मिलाया जाएगा तो वही बात जैसे अपने तीसरे चरण के अंदर लिखी थी, तो मिलाया गया तो नाम क्या कर दिया? संयुक्त वृहत राजस्थान। 5वें चरण का भी नाम क्या कर दिया जाता है? संयुक्त वृहत राजस्थान। लगभग हो चुका था एकीकरण। छठे चरण का नाम जब आप सोचोगे कि छठे चरण का नाम क्या होगा, क्योंकि 26 जनवरी छठे चरण का उद्घाटन कब होगा? छठे का होगा 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को हुआ था छठे चरण का उद्घाटन। और संविधान में अपने इस राजपूतानी क्षेत्र का विधिवत जो स्थायी नाम रखा गया था जो राजस्थान, वो कौन से चरण में रखा जाता है? छठे चरण में। तो छठे चरण का नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान संघ हो जाएगा। अब 7वें चरण में वर्तमान स्वरूप आया राजस्थान का, इसलिए 7वें चरण का नाम क्या करेंगे? अपने वर्तमान राजस्थान कर देंगे। ये अपने 7 चरणों के नाम याद रखने की आपकी ट्रिक है। इन सभी को नाम आप याद रख लेना। ठीक है, तो ये आपके नाम हो गए। अब उसके बाद आगे देखते हैं। नाम हो गए, नाम जैसे ही क्लियर हुए तो अब अपने को याद रखना है किन किन को? राज प्रमुख को, राज प्रमुख। उसके अलावा फिर याद रखेंगे अपने प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री। उसके अलावा फिर अपने याद रखेंगे उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता। भाई इन सभी को याद रखना पड़ेगा तभी काम चलेगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो उसमें ये प्रश्न सीधा सा और साफ पूछ लिया जाता है ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा इन बातों को। देखो सबसे पहले राज प्रमुख की बात करते हैं कि राज प्रमुख की ट्रिक है, वो ट्रिक क्या रखेंगे अपने? जैसे राज प्रमुख के अंदर पहले समझते हैं इस चीज को। जैसे राज कौन करता है? राजा करता है। राज कौन करेगा? राजा होगा वही करेगा। राजा का दूसरा नाम अपने कह सकते हैं सिंह भी कहा जाता है। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है।
यानी जिनके पीछे सिंह लगा हुआ मिले आपको, वो कौन सी श्रेणी में आएंगे? राज प्रमुख की श्रेणी में आएंगे। बस याद रख लेना, जिनके पीछे सिंह लगेगा वो राज प्रमुख। अगर आपसे पूछा जाए कि वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो आपको क्रम तो याद रखना पड़ेगा कि वृहत राजस्थान चौथे चरण का नाम है। तब आप डायरेक्ट कह सकते हो सिंह लगा हुआ आपके पीछे मिलेगा, चाहे आपके सामने वहां पर हीरालाल शास्त्री होगा, तो अपने आप समझ जाओगे कि हीरालाल शास्त्री है वो क्या है? प्रधानमंत्री है। अब सिंह लगा मिलेगा तो सिंह का मतलब ये हुआ राजा। सिंह का अर्थ क्या होता है? राजा ही तो होता है, जंगल का राजा शेर होता है। वैसे भी राजा शेरों जैसे थे सभी के सभी, यानी जिनके पीछे सिंह मिले। जैसे पहले चरण के अंदर अगर आपसे पूछा जाए, जैसे पहले चरण के अंदर अगर आपसे पूछे कि पहले चरण में जो राज प्रमुख है वो राज प्रमुख किसे बनाया गया था, वही आएगा सवाल, तो अपना वही आता है कि भाई पहले चरण में जो राज प्रमुख है वो राज प्रमुख किसे बनाया जाएगा। तो पहले चरण में बनाया गया था उदय, बाण, और लास्ट में क्या लगा है? सिंह लगा है। मतलब क्या है? राज प्रमुख है। दूसरे चरण में बनाया जाता है भीम सिंह को, ये लो, लास्ट में क्या लगा है? सिंह लगा है। तीसरे चरण में बनाया गया था भूपाल सिंह को, भूपाल सिंह, जिसके लास्ट में सिंह है वो क्या है? राज प्रमुख है, ध्यान रख लेना। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में बनाया जाता है मान सिंह को। किसको बनाया गया? मान सिंह। और मान सिंह ये सेकंड है, ध्यान रख लेना। हालांकि सिंह सभी के पीछे लगा हुआ है, वो क्या है? राज प्रमुख है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री की ट्रिक। प्रधानमंत्री की ट्रिक बहुत सारी है, जितनी याद रखो वैसे याद रख सकते हो आप। तो बस एक ही ट्रिक से याद रख लेना प्रधानमंत्री की, कि भाई सो गयो, कौन सो गया है? माही है, वो माही सो गया है। क्रिकेट में से माही चला गया तो क्रिकेट भारतीय टीम हार रही है ना, वर्ल्ड कप जीत लेती वरना तो इस बार। तो कौन सो गया है? माही सो गया है। पहले चरण के अंदर हो गया शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत, कुमावत। दूसरे चरण की बात करूं तो गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रख लेना, यहीं पर नोट लगा कर लिखवा दूंगा, गोकुल भाई भट्ट पूछा जाए तो हाथ लगाओ सिरोही से उनका संबंध, वो सिरोही से हैं जिनको सिरोही का गांधी कहा जाता है। 3 नंबर की बात करें तो मां से याद रखो माणिक्य लाल वर्मा। किसको याद रखोगे? मेवाड़ के गांधी माणिक्य लाल वर्मा, जिनकी एक शानदार पुस्तक रही थी मेवाड़ का वर्तमान शासक। चौथे चरण में ही से याद रखो हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ये आपके चारों चरणों के क्या हो गए? प्रधानमंत्री हो गए। समझ गए बात को? शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, ये हो गए आपके प्रधानमंत्री। अब याद कैसे रखें इन प्रधानमंत्रियों को? प्रधानमंत्रियों को याद ऐसे रख सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री सो गया तो देश की हालात खराब हो सकती है। वैसे याद रखो तो वैसे याद रखो, चाहे एक एक नाम उठा लो इनमें से। जैसे अपने नाम के आगे जैसे कोई कहता है ना, जैसे कुमार विश्वास, आपने नाम सुना होगा, तो उन्होंने विश्वास से पहले अपने नाम के आगे क्या लगा रखा है? कुमार लगा रखा है। तो वैसे भी अपने एक ट्रिक वैसे भी याद रख सकते हो कि कुमावत, इनका कुमावत उठाया पहले में, दूसरे में उठा लो गोकुल, कुमावत गोकुल, तीसरे में उठा लो वर्मा, वर्मा से सब जानते हैं माणिक्यलाल वर्मा। कुमावत गोकुल वर्मा किसके पास गए? शास्त्री के पास गए। बस ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक जैसे याद रखो वैसे याद रख सकते हो। चाहे आप SGMH अंग्रेजी में याद रखना चाहो, यानी अंग्रेजी में PM ऐसे लिखते हैं, तो PM को अंग्रेजी में लिखेंगे तो आप अंग्रेजी में लिख देना SGMH। ये क्या होगी? आपकी प्रधानमंत्री की ट्रिक होगी। S से शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, ये हो गए आपके प्रधानमंत्री। अब समस्या आएगी उद्घाटनकर्ता। पहले चरण के अंदर उद्घाटनकर्ता कौन थे, दूसरे में कौन थे, तीसरे में कौन थे और चौथे में कौन थे? उद्घाटन अपने किसी चीज का करते हैं तब अपने सबसे पहले किसको याद करते हैं? गॉड को याद करते हैं। यानी कि पहले चरण में जब किसी चीज का आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप शुभ कार्य कर रहे हो, शुभ कार्य में सबसे पहले आप गॉड को याद करोगे। मान लो आपने गॉड को याद किया तो पहले में हो जाएंगे NV गॉडगिल। ये लो, समझ गए बात को? गॉडगिल मतलब NV का मतलब नर हरि विष्णु गॉडगिल। अब जब पहले अपने ऊपर वाले गॉड को याद किया तो दूसरे गॉड अपने लिए कौन है? माता पिता। तो दूसरी बार फिर किसको याद करेंगे? गॉड को याद करेंगे। तो ये लो, दूसरे चरण में भी प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? गॉडगिल को। अब आपने पहले इधर वाला ऊपर वाले गॉड को याद किया, फिर अपने जो धरती के ऊपर है अपने माता पिता है उन गॉड को याद किया। जब बात आई तीसरे चरण की, तीसरे चरण में जिस गॉड को याद किया जाता है तो फिर अपने पास में कौन रहते हैं? चाचा रहते हैं। भाई चाचा कहते तो उद्घाटन में चाचा को तो बुलाएंगे ना, तो चाचा हो जाएंगे तीसरे में। अब जब आप उद्घाटन कर दिया, सब कार्य कर दिया, तब आप क्या बन जाते हो? सरदार बन जाते हो। चौथे में कौन हो जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए।
इनको याद रख सकते हो ऐसे। समझ गए बात को। एनवी गॉडगिल और गॉडगिल, फिर चाचा है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल है। यानी 2 बार आप गॉड को याद करते हो, तीसरी बार आप किसको याद करते हो, पड़ोस में चाचा रह रहे हैं, चाचा को बुलाया उद्घाटन में, फिर आपका कार्य अच्छा चला, आप क्या बन गए, सरदार बन गए। यानी एनवी गॉडगिल मतलब नरहरि विष्णु गॉडगिल, चाचा का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। लिखिएगा इनको। मेरे हिसाब से अब आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। लिखो इनको फटाफट, उसके बाद आगे लिखते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे अब जब इनको याद कर लिया, अब आप कहोगे तारीख याद नहीं करवाई आपने, ना ही चरणों में रियासतें लिखवाई, ना कुछ और किया। अब उनको सभी को एक एक साथ में पढ़ेंगे। अब करते हैं एकीकरण की शुरुआत, और एकीकरण की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले कौन सा चरण पढ़ेंगे अपने, प्रथम चरण। ये प्रथम चरण। और प्रथम चरण से पहले मैं आपको कुछ एक बातें बता देता हूं आपको ना, पहले आप प्रथम चरण मत लिखिएगा, पहले आपको कुछ जो फैक्ट और बचे हुए वो भी लिखवा देता हूं। एकीकरण की शुरुआत कब से होती है, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत, राजस्थान के जो एकीकरण की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, आपके एग्जाम में आप देखोगे ना, कई जगह जैसे राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया कि 17 मार्च को राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई थी। 2 साल हो गए पूछे जा, बार बार पूछा जा रहा है राजस्थान पुलिस में 17 मार्च को, हालांकि उसने ऑप्शन में नहीं दिया था 17 मार्च को हुआ था क्या पहले चरण का, वो प्रश्न में दे रहा है कि 17 मार्च 1948 को जब पहले चरण का उद्घाटन हुआ था तो उस वक्त पहले चरण में राज प्रमुख कौन बने थे। आप विधानसभा पोर्टल की साइट जाओगे, उस साइट के अंदर 17 मार्च लिखा हुआ है राजस्थान के एकीकरण की। हिंदी ग्रंथ अकादमी को देखोगे, एनसीईआरटी बुक्स देखोगे, उसके अंदर 18 मार्च लिखा हुआ है। अब ये 17 मार्च और 18 मार्च वाला लफड़ा क्या है, यानी ये समझ में नहीं आ रहा कि 17 को हुआ था या 18 को हुआ था। अभी देखो, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत, ध्यान रखना दोस्तों, वो हुई थी 18 मार्च को। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत होती है और 1 नवंबर 1956 को आया था वर्तमान स्वरूप। शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत हुई थी 18 मार्च से होती है और 1 नवंबर 1956 को आता है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आता है। अब आप कहोगे कि जब वर्तमान स्वरूप आया अब कितने वर्ष लगा, तो राजस्थान के एकीकरण में कहते हैं 8 वर्ष 7 माह और 7 दूनी 14 दिन लगे थे। कितने दिन लगे, 14 दिन। जैसे संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, वैसे ही राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। ये तो बात ठीक है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि ये 17 मार्च क्यों है। देखो, 17 मार्च को उद्घाटन होना था, आप कॉपी में लिख सकते हो कि 17 मार्च को उद्घाटन है, वो उद्घाटन होना था, तय किया हुआ था, बोले 17 मार्च को कर देंगे। लेकिन भरतपुर के जाट राजा के भाई थे जिनका आपने नाम सुना होगा किसान आंदोलन में, ठाकुर देशराज का। जब अपने शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे इन ठाकुर देशराज जी के बारे में। ठाकुर देशराज का आपने नाम सुना होगा। ठाकुर देशराज को बता दिया विद्रोही नेता, बोला ये तो विद्रोही नेता है, ये तो भावनाओं को भड़का रहा है, ऐसे वैसे कहा तो ठाकुर जी का दिमाग है वो घूम गया। अब ठाकुर जी का दिमाग घूम गया, बोले अब कर लो उद्घाटन, मैं भी देख लूँ। इनको विद्रोही बताया गया, तो जिसकी वजह से 17 मार्च को होना था इन्होंने होने नहीं दिया, तो फिर इनको मनाया। मनाने के बाद 17 मार्च की बजाय शुरुआत कब से हुई थी, 18 मार्च से हुई थी, ध्यान रख लेना। तो राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च से होती है। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप आया था और ध्यान रखना 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे राजस्थान के एकीकरण में। इंपॉर्टेंट है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे राजस्थान की एकीकरण में। कहीं आप 15 कर दो, 15 तब लगेंगे जब इसकी 17 मार्च शुरुआत होगी। विधानसभा की साइट पर जाओगे तो वहां पर 17 मार्च लिखा हुआ है। राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, उन्होंने 17 मार्च तारीख देकर पूछा था, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स देखोगे उसमें 18 मार्च लिखा हुआ है, ध्यान रख लेना। अब अपने शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रथम चरण की। ये लो, आप डालो हेडिंग प्रथम चरण। प्रथम चरण की पहले सामान्य बातें लिख लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है आपके सामने नाम, कि पहले चरण का नाम है वो नाम क्या रखा गया था। पहले चरण का जो नाम है वो नाम रखा गया था मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया, मत्स्य संघ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मत्स्य यूनियन। अब साथ साथ में अंग्रेजी वाले नाम लिखते रहना, क्योंकि पहली बार अंग्रेजी में भी इनका नाम पूछ लिया गया था, मत्स्य यूनियन। अब फैक्ट आया अपने सामने तो फिर खुलकर फैक्ट ही निकल कर आया कि मत्स्य संघ नाम किसने दिया था, तो KM मुंशी ने दिया था। मुंशी ने दिया था। KM मुंशी का पूरा नाम हुआ कन्हैया माणिक्य लाल मुंशी। कन्हैया माणिक्य लाल मुंशी, ये KM मुंशी का क्या है, पूरा नाम है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब कन्हैया माणिक्य लाल मुंशी ने इसका क्या दिया था, नाम दिया था। नाम के लिए जो बैठक होती है वो बैठक कहां पर हुई थी, इस नाम के लिए जो बैठक हुई थी वो हुई थी डिग के महलों में। डिग के महलों में
इस नाम के लिए डिग के महलों में क्या होती है, बैठक होती है। वहां पर इस पहले चरण का नाम क्या रखा गया, मत्स्य संघ रखा गया। फैक्ट भी अपने साथ साथ में लिख लेते हैं, है ना। देखना कलर दिखाई दे रहा है क्या। फैक्ट की बात करूं तो साथ साथ में लिख लेना, साफ दिखाई दे रहा है एकदम। फैक्ट की बात करें तो फैक्ट में लिख लेना सबसे पहले मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी। अगर पूछा जाए कि मत्स्य जनपद की राजधानी है, वो राजधानी क्या रखी गई थी, विराटनगर थी। रखी क्या गई थी, विराटनगर ही थी। विराट सभ्यता के जिसके बारे में अपने पढ़ते हैं ना, मत्स्य जनपद की राजधानी, तो ये विराटनगर हुआ करती थी, मत्स्य जनपद की राजधानी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बार बार एग्जाम में इसे पूछा जा रहा है। जैसे पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहां बिताया था, विराट में बिताया था। फिर आई बात उसके आगे, फैक्ट के आगे, फैक्ट नंबर 2 लिख लेना, मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य संघ की राजधानी। जनपद की तो पढ़ ली, मत्स्य संघ की राजधानी। मत्स्य संघ की राजधानी मतलब, हाँ जी, पहले चरण की राजधानी क्या रखी गई थी, तो मत्स्य संघ की जो राजधानी पहले चरण की रखी जाती है वो रखी जाती है अलवर को, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गई। अब इसका जो उद्घाटन हुआ था पहले चरण का, तारीखें साथ साथ याद रखनी पड़ेगी अपने को। कैसे याद रखनी पड़ेगी, अभी मैंने 17-18 मार्च वाला झमेला बताया, तो पहले चरण की तो आप तारीख याद हो गई आपके कि भाई गुरुजी 18 मार्च 1948 है। हुई कि नहीं हुई, जी बिल्कुल हो गई। पहले चरण की तो तारीख वैसे भी याद हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले चरण की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी, उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। अब आपसे पूछे कि उद्घाटन हुआ कहां पर था, उद्घाटन के लिए जो जगह थी वो जगह कहां थी, तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर था। कहां पर हुआ था, लोहागढ़ दुर्ग, जो कहां पर है, भरतपुर में। क्या ये लोहे का बना हुआ था, जी नहीं, लोहे का नहीं बना हुआ था। अंग्रेज भी इस किले को जीत नहीं पाए, लॉर्ड लेक ने बार बार आक्रमण किया था, जिसकी वजह से इस किले को जीत नहीं पाया लेक, तो इसलिए इसको कहा जाता है लोहागढ़ किला, इसे कहा जाता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो लिखिएगा इसको फटाफट, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे देखो, उद्घाटन हो गया। उद्घाटन होने के बाद में उद्घाटनकर्ता लिखना पड़ेगा, उद्घाटन करता। तो पहले चरण का जैसे उद्घाटनकर्ता कौन था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, उद्घाटनकर्ता यानी उद्घाटन कब हुआ था, ये लिखना अपने पहले ना, उद्घाटनकर्ता कर दिया गया, यहाँ पर उद्घाटन लिखना है कि भाई उद्घाटन कब हुआ था। उद्घाटन की जो शुरुआत हुई थी वो 18 मार्च 1948 को। उद्घाटन के लिए जो जगह थी वो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर थी। अब आई बात उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो पहले में हमें किसको याद करना है, एनवी गॉडगिल को याद करना है। एनवी का मतलब नरहरि विष्णु, नरहरि विष्णु गॉडगिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए उद्घाटनकर्ता, एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। अब उसके बाद में आगे देखो, उद्घाटनकर्ता के बाद जैसे एनवी गॉडगिल हो गए, नरहरि विष्णु गॉडगिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद इनको आगे क्या याद रखना है, उद्घाटनकर्ता के बाद मैं कहूंगा राज प्रमुख। भाई राज प्रमुख कौन था, तो पहले चरण का मैंने क्या बताया था, उदयभान सिंह है, तो पहले चरण का राज प्रमुख हो जाएंगे उदयभान सिंह। समझे कि नहीं समझे, जी सर बिल्कुल समझ गए। उदयभान सिंह पहले चरण के बने थे राज प्रमुख। अब आपको पता होना चाहिए उदयभान सिंह किस रियासत के थे, प्रश्न पूछा जा रहा है बार बार कि उदयभान सिंह कौन सी रियासत के थे। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होता है, सबसे पहले सूर्य उदय होता है धौलपुर में। तो उदयभान सिंह कहां के थे, धौलपुर के थे, हो गया याद, ठीक है। उसके बाद में पूछेगा आपके सामने कि भाई बताओ प्रधानमंत्री कौन बने इस चरण में। प्रधानमंत्री से हमने याद रखा था भाई सोग्यो माही, तो शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। तो कुमावत जी कहां से थे, तो शोभाराम कुमावत है वो अलवर से थे। कहां से थे, अलवर से, ध्यान रख लेना, समझ गए बात को। अब जब शोभाराम कुमावत उद्घाटनकर्ता हो गए, राज प्रमुख हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, अब आप कहोगे उपराज प्रमुख भी याद रखने हैं क्या, जी नहीं, उपराज प्रमुख याद नहीं रखने, फिर भी लिख लो उपराज प्रमुख किसे बनाया गया। आज तक पूछा नहीं गया, ना ही पूछा जाएगा। तो किसको बनाया जाता है उपराज प्रमुख, गणेश पाल को बनाया गया था, जो कौन सी रियासत के थे, करौली रियासत के थे। करौली में तो कौन सा राजवंश था, यादव राजवंश था, ध्यान रख लेना, ठीक है। हो गई बातें। अब आएगी बात कि भाई पहले चरण में कौन कौन सी रियासतें मिली थी। पहले चरण के अंदर मिलती है कितनी रियासतें मिली, 4 रियासतें शामिल हुई, 4 रियासतें, और एक क्या था, एक था ठिकाना, शामिल हो गया पहले चरण में। अब 4 रियासतें कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है ए, बी, सी और डी। यानी कि एक रियासत हो जाएगी, उस रियासत का नाम है अलवर, बी से याद रखो भरतपुर, भरतपुर,
सी से याद रखो करौली, करौली, डी से याद रखो धौलपुर। ये 4 रियासतें मिली थी। अब पूछा जाएगा कि ठिकाना कौन सा मिला था। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा चुका है कि राजस्थान में एकीकरण में सबसे पहले कौन सा ठिकाना मिला था। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले जो ठिकाना मिला था वो ठिकाना कौन सा था, निमराना ठिकाना मिला था, क्योंकि निमराना स्थान कहां पर है, अलवर में है। तो जब ये अलवर में है तो अलवर रियासत मिलेगी, तो ये ठिकाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो ये 4 रियासतें मिलती है और ये क्या था, इनसे संबंधित जो सामान्य जानकारी थी वो ये थी। लिखो इनको फटाफट, उसके बाद इन रियासतों की विशेष बातें पढ़ते हैं एकीकरण से संबंधित कि इनकी विशेष बातें क्या रही थी। देखो उसके बाद में ये 4 रियासतें मिल गई, एक ठिकाना मिल गया, ये सब कुछ हो गया। एकीकरण की मतलब शुरुआत हो रही है, एक प्रकार से ढंग से हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट आगे देखो, आगे हमें याद रखना है अलवर रियासत की विशेष बात क्या थी। अलवर रियासत, कोई विशेष बात थी क्या अलवर रियासत में? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल थी। अलवर रियासत में पहली बात ध्यान रखना, यहां पर कौन सा राजवंश था, कछवाहा राजवंश था। कौन सा राजवंश था, कछवा राजवंश था। अलवर रियासत में कछवा राजवंश था। अब आप कहोगे अलवर रियासत में कछवा राजवंश था, ठीक है, तो कछवा राजवंश तो आमेर में भी था। हाँ, राजस्थान में अगर पूछा जाए कि कितनी रियासतों में कछवा राजवंश ने राज किया था, तो 2 रियासतों में किया था, एक तो आमेर में यानी जयपुर में, और दूसरा किया था अलवर में। अपने जब चित्रशैली पढ़ेंगे अपने कला संस्कृति के अंदर, तब अपने वहां पर पढ़ेंगे कि आमेर चित्रशैली के या फिर जयपुर चित्रशैली के जो चित्रकार थे वो कुछ समय के लिए अलवर चित्रशैली में चले गए थे, अलवर वाली रियासत में चले गए थे, वहां का इनका ट्रांसफर हुआ था इधर उधर, वो अपने आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अलवर रियासत, अलवर रियासत की बात करें, जैसे अलवर रियासत में कछवा राजवंश हो गया, यहाँ के राजा थे, राजा कौन थे, तो देखो अलवर में छिपा है, नाम क्या छिपा है, लवर नाम छिपा है। लवर जो व्यक्ति होगा, प्रेमी व्यक्ति होगा, वो बड़ा तेज होगा। तो यहाँ के राजा थे, वो राजा थे उस वक्त एकीकरण के समय कौन थे, तेज सिंह थे। अब तेज सिंह से क्या याद रखना है, तेज सिंह से ध्यान रखना इस रियासत पर महात्मा गांधी हत्या का क्या लगा हुआ था, महात्मा गांधी हत्या का केस लगा हुआ था, केस लगा हुआ था। समझ गए बात को। अब थे को महात्मा गांधी हत्या केस ही रियासत के ऊपर कोई मतलब ही कौन, यानी कि नाथुराम गोडसे ने हत्या की थी महात्मा गांधी की, तो फिर ये अलवर रियासत में कौन आ गए, कैसे आ गए? तो सुनो ध्यान से, कहते हैं कि तेज सिंह के 2 दीवान थे, तेज सिंह के दीवान, दीवान मतलब इसके कोई मंत्री थे। एक का नाम था नारायण भास्कर खर्रे, क्या नाम था, नारायण भास्कर खर्रे। दूसरे का नाम था परचूरे, क्या नाम था, परचूरे। नारायण भास्कर खरे व परचूरे कहते हैं कि नाथुराम गोडसे के साथ में मिलकर इनका बड़ा योगदान रहा था, इसलिए क्या किया, जब पुलिस इनको ढूंढ रही थी तो कहते हैं कि तेज सिंह ने इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को नजरबंद कर दिया था। तेज सिंह ने इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को नजरबंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। भाई फिर कहा कि भाई आपके पास में आए हुए हैं, तो अलवर के महाराजा ने कहा बोल देखो भाई हमारे पास तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। तो फिर इनके ऊपर जब मुकदमा चलाया गया तब इन्होंने कहा बोल देखो भाई अपने ऐसी कोई घटना ही नहीं की, तो फिर भी अपने ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। इसलिए याद रखना तेज सिंह के इस रियासत के ऊपर महात्मा गांधी हत्या का केस लगा हुआ था, और तेज सिंह ने गुस्से में आकर क्या नहीं बनाया, प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। इसलिए पूछा जाए आपसे कि राजस्थान की कौन सी रियासत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, दिवस नहीं मनाया, तो वो रियासत कौन सी हो जाएगी, ध्यान रखना, जिसने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था वो रियासत हो जाएगी अलवर रियासत। अब अलवर हो गई। अलवर से संबंधित अगर और बातें मैं लिखवाना चाहूं तो आपको कह सकता हूं इजारा पद्धति, भूमि बंदोबस्त की जो प्रक्रिया सबसे पहले 1876 में अंग्रेजों ने जो शुरू की थी, भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया वो कहां से शुरू हुई थी, अलवर से हुई थी। तो लिख सकते हो अपने कि 1876 में ईस्वी में अंग्रेजों ने भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया शुरू, बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू यहीं से की थी। इजारा पद्धति वगैरह वगैरह किसान आंदोलन में पढ़ेंगे, भूमि बंदोबस्त वगैरह वगैरह ये क्या है सब बातें, बस एक बार तो इतना याद रख लेना, बाकी एकीकरण से संबंधित पढ़ेंगे, वरना तो एकीकरण नहीं होगा अपना कम से कम 20 पार्टों में ही पूरा, क्योंकि अलवर रियासत की तो बहुत सारी बातें हैं।
अब ये एकीकरण से संबंधित बात थी इसलिए आपको करवा दी। नेक्स्ट देखिएगा, फिर लिखिएगा भरतपुर रियासत, भरतपुर और प्लस में लिख देते हैं धौलपुर रियासत, दोनों लिख देता हूं, है ना, ताकि आपके समझ में आ जाए। भरतपुर और उसके साथ साथ में दोनों रियासतें साथ ही लिख देता हूं, एक रियासत हो गई धौलपुर रियासत। दोनों रियासतों की बात करें तो एक तो कॉमन बात है, दोनों की दोनों रियासतें हैं जाट रियासत। कैसी रियासत है? जाट रियासत। भरतपुर के अंदर सिण सिणवार गोत्र के जाट रहा करते थे और धौलपुर में रहा करते थे बसम भराड़िया गोत्र के जाट रहा करते थे। प्रश्न भी आया हुआ है कि भरतपुर में कौन सी रियासत, कौन सी गोत्र के जाटों ने राज किया था, तब अपने कहते हैं कि भरतपुर के अंदर सिण सिणवार गोत्र ने जो जाट थे उन्होंने राज किया था। अब दोनों की एक तो कॉमन बात हो गई कि ये दोनों की दोनों जाट रियासतें थी। फिर इन दोनों की एक कॉमन बात फिर आगे अपने एक और लिख सकते हैं कि दोनों रियासतें भाषा के आधार पर कहाँ मिलना चाहती थी? दोनों रियासतें भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। जब इनको पढ़ेंगे भाई, पांचवें चरण में पढ़ेंगे, पांचवें चरण में इनके ऊपर कोई कमेटी बिठाई जाएगी, वो कमेटी इनकी जांच करेगी, वोट डलवाएंगे, पता चला कि यहाँ की आम जनता से राय ली तो जनता ने कहा बोल नहीं बिहारियों के साथ अपने नहीं जाएंगे, कल को अपने जाट लोग हैं भाई, कल को लोग कहेंगे यार कहाँ बिहारियों में चले गए, है ना, क्योंकि आप कहोगे बिहारी तो बिहार वाले होते हैं, यूपी वाले थोड़ी होते हैं। तो आजकल यूपी वालों को भी बिहारी ही कहा जाता है ना, तो वो भी शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये शब्द कोई वैसे, वो खुद बिहारी लोग होते हैं, वो अपने इस शब्द को सुनकर बड़ा खुश महसूस करते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ बिहारी, है ना। जैसे अपने राजस्थानी लोग, अपने राजस्थानी अगर कोई कहे तो अपने आप को प्राउड ही होता है ना कि भाई हाँ भाई हम राजस्थान से हैं, वैसे ही बात है। वैसे याद रख लेना कि भाई जनता से वोट डलवाएंगे तो जनता के आधार पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बोल देखो भाई अपने नहीं मिलना चाहते यूपी में, अपने तो कहाँ मिलेंगे, अपने तो इस राजपूताना क्षेत्र में ही मिलेंगे। बाकी इनसे याद रखने की बात आपको कि भाई अपने वालों को भेजा नहीं, क्योंकि अपने वाले जो भारतीय लोग हैं और राजस्थानी लोगों की एक विशेष बात है, वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई देखो ये बिहारी है, ये वो है, तो अपने याद रखने का तरीका है। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि यूपी वालों को कहीं आप कल को बिहारिया कहने लग जाओ। देखो उसके बाद भरतपुर और धौलपुर जाट रियासतें, दोनों भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। बाद में जनमत डलवाया गया इनसे, तब इन्होंने कहा बोले अपने तो कहाँ पर मिलेंगे, इसे राजपूतानी क्षेत्र में ही मिलेंगे। भरतपुर रियासत और ये हो गई धौलपुर रियासत, दोनों की दोनों बातें। अब उसके बाद आगे देखते हैं, आगे एक रियासत आएगी करौली रियासत। करौली रियासत, करौली रियासत की वैसे तो कोई इस वक्त की कोई प्रमुख बात थी नहीं। करौली रियासत वैसे याद रखें तो संधि पर करने वाली पहली रियासत थी। आश्रित पार्थक्य की जो संधि हुई थी, संधि करने वाली प्रथम रियासत, प्रथम रियासत। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो वो रियासत करौली थी, क्योंकि करौली का उस वक्त राजा कौन था जब संधि की गई थी, उस वक्त राजा था हरबख्श पाल सिंह। तो ध्यान रखना हरबख्श पाल सिंह के समय में क्या की जाती है, इनके साथ में संधि की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको दोनों को ध्यान में रख लेना। ये भरतपुर और धौलपुर रियासत है। भरतपुर रियासत की बात करें तो ये जाट रियासत थी, मैंने आपको बता दिया। भरतपुर के अंदर उद्घाटन होता है लोहागढ़ दुर्ग में। भरतपुर के राजा बिरजेंद्र सिंह थे, धौलपुर के उदयभान सिंह थे, जिनको उपराज प्रमुख बनाया जाता है। ये एकीकरण से संबंधित बातें हैं। और भरतपुर धौलपुर की दोनों की मैंने बातें बता दी। जाट रियासतें दोनों भाषा के आधार पर कहाँ मिलना चाहती थी, यूपी में मिलना चाहती थी। और इसके साथ में निमराना ठिकाना है, वो भी साथ में मिल जाता है। कौन सा ठिकाना? निमराना। प्रथम चरण में कौन सा ठिकाना मिल गया? निमराना ठिकाना मिल गया, ठिकाना मिल गया। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए सबसे पहले कौन सा ठिकाना मिला था, तब आप क्या कहोगे? निमराना ठिकाना मिला था। अब एक प्रश्न आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे पटवारी के एग्जाम में आया था कि प्रथम चरण की आय कितनी थी। एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रथम चरण की आय। हालांकि इन सभी फैक्ट को मैं लास्ट में भी लिखवा दूंगा, तो ध्यान रखना। प्रथम चरण की तीनों चारों रियासतों की जो आय थी वो 184 लाख रुपए थी। 184 लाख रुपए थी। अब जनसंख्या क्षेत्रफल अपने लास्ट में लिखेंगे इनके बारे में, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको नोट लगाकर लिख लेना, ठीक है। अब ये हुआ आपका एकीकरण का पहला चरण, क्या होता है आपका? समाप्त होता है। अब अपने नेक्स्ट चरण है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। पीडीएफ है वो साइड वाले ऑप्शन जो दिया हुआ है आपके सामने, वहां पर इनकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो पीडीएफ प्राप्त करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।